लास्ट लेसन में हमने इफ़ एल्स तक पढ़ लिया था। अब हम आते हैं शॉर्ट हैंड इफ़ तक। ये शॉर्ट हैंड इफ़ बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह ही है। इफ़ एल्स में हम क्या कर रहे थे? इफ़ एल्स में हम इफ़ लिख रहे थे, कंडीशन लिख रहे थे, फिर हम ये कर्ली ब्रैकेट लगा रहे थे, फिर अपना स्टेटमेंट लिख रहे थे, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड कर रहे थे। तो इसमें क्या हो रहा था? ठीक है, हमारी 3 लाइनें आ रही थी। इफ़ अगर हम यूज़ कर रहे थे तो 3 लाइनें आ रही थी, कंडीशन आ रही थी, फिर स्टेटमेंट आ रहा था और फिर हमारी इफ़ कंडीशन जो है ये एंड हो रही थी। शॉर्ट हैंड में क्या होता है? सेम वही होता है, इफ़ ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके लिखते हैं। शॉर्ट करके किस तरह लिखते हैं? ये हमारा वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 5 वैल्यू इसको असाइन हो गई है। यहाँ पे हमने वही इफ़ का कीवर्ड, फिर ब्रैकेट्स में हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि $a इज़ लेस देन 10 है, तो $b की जो वैल्यू है वो हेलो कर दो। अच्छा, इसमें हमने ब्रैकेट नहीं लगाई, इसमें हम दूसरी लाइन पे भी नहीं गए, हमने एक ही लाइन पे पूरी अपनी जो है कंडीशन हमने और कंडीशन और स्टेटमेंट दोनों जो है एक ही लाइन में लिख दी। ठीक है, हमने ब्रैकेट्स भी नहीं लगाई। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है इफ के ब्लॉक में, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम कर्ली ब्रैकेट्स भी यूज़ करें, हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, फिर भी आउटपुट सेम आएगा। लेकिन क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसको हम नीचे भी इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है तो हम इसको एक लाइन पे लेके आ जाते हैं। तो हमारी कंडीशन भी आ गई, हमारा स्टेटमेंट भी आ गया और दोनों एक ही लाइन पे आ गई। और जैसे कि मैं इसको ब्रैकेट्स में भी डालता हूँ तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। मैंने क्या गलती की? हाँ, ये अंदर आएगा ना सेमीकोलन। ये बी यहाँ पे एको हो रहा है और उसको मैं इस तरह भी करता हूँ, फिर भी सेम आता है। और क्योंकि एक स्टेटमेंट है तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये रिमूव हो गया, फिर भी जो है आंसर सेम आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट होता है तो हम इसको एक ही लाइन में इस तरह लिख देते हैं। हाँ, अगर लेट्स से के ए अगर लेस देन 10 है और बी की वैल्यू जैसे हेलो है और हम एक डॉलर सी भी हम जो है उसको हम वर्ल्ड कर देते हैं एको, और उसको हम लिख देते हैं सी, और मैं यहाँ पे बी आर का टैग भी लगा देता हूँ ताकि अलग लाइंस में जो प्रिंट हो जाए। हेलो अलग लाइन में, वर्ड अलग लाइन में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि इफ़ डॉलर इज लेस देन 10 है तो बी की वैल्यू हेलो हो जाए। ठीक है, लेकिन ये भी हमने एक लाइन में तो लिखा है, लेकिन इफ़ की जो कंडीशन जो है ना वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। ठीक है, इस पे अप्लाई नहीं होगी। ये सी, इसको हम ऐसे भी मैं कर दूँ ना तो सी की जो वैल्यू है ना वर्ल्ड ही रहेगी। ठीक है, उसका इस कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम ब्रैकेट्स नहीं डालते, जब ब्रैकेट्स के अंदर हम स्टेटमेंट्स नहीं डालते, अब हमने ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट डाले ना तो दोनों ये इफ़ कंडीशन का पार्ट है। ठीक है, जब ए की वैल्यू लेस देन 10 होगी तभी बी की वैल्यू हेलो होगी और सी की वैल्यू वर्ल्ड होगी। लेकिन मैं अगर ब्रैकेट्स हटा देता हूँ तो ये सिर्फ इस पर अप्लाई होगा कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 है तो बी की वैल्यू हेलो कर लो। ठीक है, पी की वैल्यू हेलो कर दो और सी की वैल्यू वर्ल्ड ही रहेगी, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो जो पहला स्टेटमेंट होता है वो वही सिर्फ इफ कंडीशन का पार्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा है नहीं, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो अगर मैं लेट्स से यहाँ पे सी
बल्कि हम अगर इस तरह इसको पढ़ रहे हैं कि अगर इफ़ ए इज़ लेस देन 10 तो बी की वैल्यू हेलो करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 11 करता हूँ तो क्या होता है, बी की वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक होगी। ये बी की वैल्यू ब्लैंक है, लेकिन सी जो है ना वो वर्ल्ड ही है, क्योंकि इसका इस कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। इसका इस कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने ब्रैकेट सेट तो नहीं डाली। इनको दोनों को ब्रैकेट्स में अगर हम रखते हैं, ठीक है, अगर मैं इनको ब्रैकेट्स में रखूँ ना, तो अब ये पूरा ब्लॉक इफ़ कंडीशन का पार्ट है। तो अब अगर इफ़ ए इज़ लेस देन 10, ठीक है, जो नहीं है, 10 से लेस देन नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 11 है, तो ये कंडीशन, ये जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ना बी की वैल्यू हल होगी ना सी की वैल्यू वर्ल्ड होगी। मैंने फिर से ये गलती कर दी, सेमी कॉलन अंदर, तो देखिए ब्लैंक, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट्स में हमने ये ब्लॉक डाला, ये दोनों जो है स्टेटमेंट्स हमने ब्रैकेट के अंदर डाला है ना, तो ये कंडीशन फिर इन दोनों पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि ए की वैल्यू लेस देन 10 नहीं है, ग्रेटर देन 10 है, 11 है, तो ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और ना उसने बी की वैल्यू हेलो की ना सी की वैल्यू वर्ल्ड की। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लेस देन 10, ए की वैल्यू लेस देन 10, इसको मैं 5 करता हूँ, तो अब लेस देन 10 हो गई, ठीक है। तो अब ये बी की वैल्यू भी हल हो जाएगी, सी की वैल्यू भी वर्ल्ड हो जाएगी। लेकिन मैं अगर ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, मैं ब्रैकेट अगर हटा देता हूँ तो फिर क्या होता है, फिर भी बी की वैल्यू हेलो है और सी की वैल्यू वर्ल्ड है, लेकिन ये सी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन का पार्ट नहीं है। इस कंडीशन का पार्ट जो है वो बी है, ठीक है। सी की वैल्यू वर्ल्ड ही रहेगी, ये इस कंडीशन से बाहर है। बाहर इसलिए क्योंकि एक तो ब्रैकेट्स में नहीं है, और जब हम ब्रैकेट्स नहीं डालते तो जो पहला स्टेटमेंट आता है ना इफ़ के बाद, ये पहला स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ यही इस मतलब ये पहला जो स्टेटमेंट होता है वही इफ़ कंडीशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इफ़ कंडीशन पर उस पहले स्टेटमेंट पर ही अप्लाई करती है, दूसरे पर नहीं करती। दूसरा पर नॉर्मल जिस स्टेटमेंट होता है वैसे ही होता है। तो अगर ब्रैकेट्स हम नहीं डालते, ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों को नहीं रखते, तो जो पहला स्टेटमेंट होता है इसके बाद वही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर इफ़ कंडीशन का जो ब्लॉक होता है ना वो फिर ये वाला होता है। आई होप कि इसमें आपको समझ में आ गई होगी। इसको अगर मैं और एग्जांपल करूँ कि सी, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ $C को, ठीक है। तो अब इफ़ इज लेस देन 10 जो है, तो बी की वैल्यू हेलो कर दो, ठीक है, और सी जो वर्ल्ड ही रहेगा। यहाँ पे मैंने ब्लैंक रख दिया, ठीक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर ये भी पार्ट होता इसका, ठीक है, ये भी इसका पार्ट होता इस कंडीशन का, ठीक है। और हम अगर इसको 11 कर देते हैं लेट्स से, तो अब इसको हम पढ़ते हैं, इफ़ ए लेस देन 10, ए की वैल्यू 11 है, तो लेस देन 10 तो हुआ ही नहीं, ठीक है, लेस देन 10 तो हुआ नहीं, तो फिर मतलब कि बी की वैल्यू हलो नहीं होगी। और लेट्स अज्यूम, ठीक है, अजम्पशन हम करते हैं कि ये सी भी इसका पार्ट है, लेट्स से सी भी इसका पार्ट है, इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर दोनों स्टेटमेंट आ गए ना, तो दोनों इफ कंडीशन का पार्ट है। तो इफ़ ए इज़ लेस देन 10 जो कि नहीं है, तो ना बी की वैल्यू हल होगी ना सी की वैल्यू वर्ल्ड होगी, राइट। मैंने फिर से इसको बाहर कर दिया, ना बी की वैल्यू हल है ना सी की वैल्यू वर्ल्ड है, तो कुछ भी जो है एको नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, और अब मैं करता हूँ तो फिर क्या होता है, तो फिर सी की वैल्यू जो है वो वर्ल्ड प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो हमने ब्रैकेट्स में से इसको रिमूव कर दिया, ठीक है,
और जब ब्रैकेट्स नहीं होती तो जो पहला स्टेटमेंट होता है ना वो इफ कंडीशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि ए इज़ नॉट लेस देन 10 तो बी की वैल्यू हेलो वो जो है सेट नहीं करेगा, जब सेट नहीं करेगा तो ब्लैंक प्रिंट होगी। लेकिन क्योंकि सी पार्ट नहीं है इफ कंडीशन का, क्योंकि एक तो ब्रैकेट के अंदर नहीं है और पहला स्टेटमेंट भी नहीं है, लेकिन तो वो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल वेरिएबल सेट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू तो वर्ल्ड वो सेट करेगा, ठीक है। और वो यहाँ पे उसने एको भी कर दी। तो ये आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, इसको भी देख लेते हैं। ये तो सिर्फ हम इफ देख रहे थे ना, अब इफ का शॉर्ट तरीका, अब इफ एल्स का शॉर्ट तरीका देख लेते हैं। इफ एल्स का शॉर्ट तरीका क्या है, ठीक है। ए की वैल्यू हमने 13 सेट की है, ये बी वेरिएबल है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं ए इज लेस देन 10, मतलब इफ हमने नहीं लगाया लेकिन वही सेम चीज़ ही चेक हो रही है, इफ ही चेक हो रहा है कि इफ ए इज लेस देन 10, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, यहाँ पे हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं, फिर ये कॉलन की साइन है, यहाँ पे हम गुड बाय प्रिंट करा रहे हैं। अच्छा, इसको रीड कैसे करेंगे, इफ ए इज लेस देन 10 देन प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट गुड बाय, ठीक है। इस तरह इसको रीड करेंगे कि अगर ए की वैल्यू 10 से कम है तो आप हेलो प्रिंट करो, अगर 10 से कम नहीं है तो आप गुड बाय प्रिंट करो। ए की वैल्यू 13 है तो 10 से कम तो है नहीं, तो ये हेलो प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, गुड बाय प्रिंट करेगा, जो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, तो उसने फिर हेलो प्रिंट कर दिया, क्योंकि अब ए की वैल्यू लेस देन 10 है, तो ए की वैल्यू लेस देन 10 है तो फिर हेलो प्रिंट कर दो, जो उसने हेलो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरह हम शॉर्ट, इफ एल्स हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू में जब हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे होते तो हम बिल्कुल जैसे लास्ट लेसन में पढ़ा था तो इसी तरह ही हम चीज़ें कर रहे होते, फिर जैसे जैसे कि हम थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं तो फिर हम इन तरीक़ों पे फिर आते हैं, ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगे देखने में, तो बिल्कुल आप इजी तरीका जो इस तरह है बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वंस यू गेट यूज टू इट, जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम करेंगे तो फिर आप इस पे भी आ सकते हैं। शॉर्ट हैंड इफ स्टेटमेंट और शॉर्ट हैंड इफ एल्स। अब हम आते हैं नेस्टेड इफ पे। नेस्टेड क्या होता है, यू कैन हैव इफ स्टेटमेंट्स इनसाइड इफ स्टेटमेंट्स, मतलब इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट। ये हम वो एक मूवी भी थी ना इंसेप्शन के नाम से, ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम इनसाइड अ ड्रीम, तो बिल्कुल इसी तरह के नेस्टेड इफ इनसाइड, मतलब इफ इनसाइड इफ इनसाइड इफ इनसाइड इफ, इस तरह की चीज़ें। इसको मैं, अच्छा इसको हम देखते हैं। ए इज इक्वल टू 13 है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ ए ग्रेटर देन 10 है, जो वैसे है, तो वो कहता है कि एको कर दो अबव 10, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और कंडीशन उसने लगाई हुई है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 20 तो फिर एको करो एंड ऑल्सो अबव 20, एल्स एको कर दो बट नॉट अबव 20। तो ये तो उसने एको कर दिया क्योंकि ए जो है ग्रेटर देन 10 है, 13 है, तो उसने अबव 10 कर दिया। उसके बाद ये चेक करा कि इफ ए इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 तो नहीं है, 13 है, कम है उससे, तो ये तो एको नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन एको नहीं होगी, एल्स वाली एको हो जाएगी, बट नॉट अबव 20। तो ये अबव 10 ये वाला है, और बट नॉट अबव 20 ये वाला। इसको हम मज़ीद और एक अच्छी प्रॉपर एग्जांपल देखें। ओके, क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं, रन्स। हम्म, नहीं क्रिकेट, अच्छा चल देख लेते हैं करके। इफ रन्स इज ग्रेटर देन 6 तो हम एको कर देते हैं
greater than 16, greater than 5. Batsman try to hit the ball for a 6. ठीक है, ओके, रन्स भी नहीं करते हम। जैसे क्रिकेट की हम गेम बना रहे हैं, कोई सिमुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, उसमें एक बैट्समैन का स्टेट है, मतलब एक स्टैटिस्टिक है उसका पावर का, ये ठीक है, पावर शॉट, उसने कौन सा पावर शॉट खेला, अगर उसने लत से जो है मतलब पावर लेवल समझ लिया कि 1 to 6 है हमारे पास, तो बैट्समैन ने जो हमने जो शॉट मारा वो पावर, हमने 6 पावर जो है उसका लेवल यूज़ किया, तो अगर पावर इजिकल टू 6 है तो हम यहाँ पे चेक करें कि इफ पावर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मतलब कि 6 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएं बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6, फिर यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डालते हैं कैच का, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 1। फिर यहाँ पे एक और हम कंडीशन लगाते हैं, इफ कैच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं एको करता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6 और कैच इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब कि उसने ट्राई किया था हिट करने का 6 को, लेकिन कैच इज इक्वल टू 1 है, तो बट द फील्डर कॉट द बॉल, ठीक है, अगर कैच इज इक्वल टू 1 है। एल्स यहाँ पे एको करते हैं बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर अ 6 एंड यहाँ पे लिख देते हैं भाई ही सक्सीडेड। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या है, बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6 बट द फील्डर कॉट द बॉल, ठीक है। तो इस पर एक नेस्टेड कंडीशन हमारी नेस्टेड इफ यूज़ हो रहा है, एक तो इफ हमने यहाँ पे यूज़ किया, एक हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको मैं चलने थोड़ा सा रीडेबल कर देता हूँ। और एल्स हमारा ठीक है, अब थोड़ा सा रीडेबल है। तो बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6, क्योंकि पावर लेवल जो हमने यूज़ किया था शॉट खेलते वक्त वो था, वो 6 था, ग्रेटर देन 5 था। तो उसमें क्या क्या बैट्समैन है, ये ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6, लेकिन कैच का वेरिएबल 1 था, ठीक है। सिमुलेशन चली, एल्गोरिथम चला, रैंडम नंबर कोई चला, वो जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं सिमुलेशन में, ठीक है, उसके मुताबिक जो है कैच जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, फील्डर ने बॉल कैच कर लिया, और अगर अच्छे कैच नहीं होता, कैच की वैल्यू 0 है, तो फिर क्या है, बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6 एंड ही सक्सीडेड। अच्छा, एक और हमने इसमें चीज़ करते हैं, एक और इफ कंडीशन डाल के देखते हैं, एल्स एल्स में डालते हैं, ठीक है। अच्छा, रैंडम नंबर हमने कहीं पे देखा था ना, मैं जल्दी से इसको सर्च कर लेता हूँ। रैंडम नंबर यहाँ पे यूज़ करते हैं, रैंडम नंबर मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं करके, यहाँ पे नहीं, इधर, इफ़ कैच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम एक और इफ़ कंडीशन लगाते हैं कि कैच तो आ रहा है फील्डर के पास, ठीक है, लेकिन वो किसको कैच करता है या ड्रॉप कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हम जब से मतलब वो गेम बना रहे होंगे तो उसमें हम चेक कर रहे होंगे फील्डर का फील्डिंग लेवल जो है वो क्या है,
ठीक है, अच्छा फील्डर है तो कैच आ रहा है उसके पास, तो कैच करेगा या ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे हम वो चेक करते हैं कि पहले रैंडम नंबर एक, ठीक है, रैंडम नंबर में क्या चाहिए, 0 से 1, ठीक है। और फिर हम एक और कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, इफ ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 1, तो फिर हम यहाँ पे एको करते हैं batsman tried to hit the ball for a 6 and the fielder dropped the ball, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं एल्स बट द फील्डर कॉट द बॉल। तो हम कितनी कंडीशन आ गई यहाँ पे, एक तो हमारी मेन इफ कंडीशन है, ठीक है, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन है, एल्स भी है, फिर इस इफ कंडीशन के अंदर भी एक इफ और एल्स है। तो ये हमारी नेस्टेड इफ हो गई। अब इसको हम जो है वो रन करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब रैंडम नंबर भी आ रहा है इसमें। बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर अ 6 एंड ही सक्सीडेड, तो कैच इज इक्वल टू 1 नहीं था, तो उसको हम 1 करके देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर अ 6 बट द फील्डर कॉट द बॉल। तो ये रैंडम नंबर चला और इसकी वैल्यू 0 आई तो फील्डर ने बॉल कैच कर लिया। अच्छा, फिर से रन करके देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट टाइम। बैट्समैन ट्राई टू हिट द बॉल फॉर 6 एंड द फील्डर ड्रॉप द बॉल, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब रैंडम नंबर चला तो उसकी वैल्यू 1 आ गई और 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 है, तो क्या ये एको होना था, द फील्डर ड्रॉप द बॉल। फिर से रन करते हैं, फिर से इसने ड्रॉप कर दिया, फिर से रन करते हैं, इस बात ने कैच कर लिया। तो इस तरह ये हमारा रैंडम नंबर भी आपने देख लिया कि किस तरह यूज़ होता है। नेस्टेड इफ भी देख लिया आपने, और कोई हम इस तरह की सिमुलेशन बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह ही चीज़ें चल रही होती हैं, एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूज़ आ रही होती हैं, फिर वैल्यूज़ चेक हो रही होती हैं और उसके हिसाब से फिर जो रिज़ल्ट हमें शो हो रहे होते हैं कि क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये हमारे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गए। अब हम आते हैं स्विच पर, PHP स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट भी बिल्कुल वो भी इफ एल्स की तरह कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा और है और उसका मकसद क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। यूज अ स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। हम पहले एग्जाम्पल ओपन कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ओके जी, ये हमारी स्विच की एग्जाम्पल है। यहाँ पे वेरिएबल है फेवरेट कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। स्विच का कीवर्ड है यहाँ पे वही कंडीशन, यहाँ पे हमने वेरिएबल डाल दिया सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वो इफ़ की तरह हम चेक नहीं कर रहे कि इज इक्वल टू है नॉट है, ठीक है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डाल दिया, ये हमारे ब्रैकेट्स ओपन हो गए, ये पूरा, और इसके ब्लॉक के अंदर हमारा सारे स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फेव कलर, ठीक है। तो स्विच हमने यूज़ किया, फेव कलर वेरिएबल है वो हमने, इसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम लिखते हैं केस। ये केस क्या है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू रेड है तो एको कर दो योर फेवरेट कलर इज रेड, और यहाँ पे फिर ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब बस अब आगे पढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये लिखा है ना कि द ब्रेक कीवर्ड ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, बस ये एको हो गया एक दफ़ा, ठीक है। यह कंडीशन मैच हो गई, अब आप ब्रेक कर दो, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं डालेंगे तो ये आगे भी इसको फिर एंड में देखते हैं कि ब्रेक जब हम हटाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो केस क्या है, अगर रेड है तो एको कर दो योर फेवरेट कलर इज रेड, और फिर ब्रेक कर दो। अलग से रेड नहीं है तो रेड नहीं है, फिर ये दूसरी लाइन पे इस केस पे आएगा, ये केस चेक करेगा कि अगर ब्लू है तो एको कर दो योर फेवरेट कलर इज ब्लू। अगर ये भी मैच नहीं होता, ये वैल्यू भी मैच नहीं होती,
तो फिर नीचे आ जाओ, केस, ये केस चेक करो, अगर केस ग्रीन है, फेवरेट कलर की जो वैल्यू है वो ग्रीन है, तो फिर आप एको कर दो योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, और फिर इसको ब्रेक कर दो, आगे नहीं जाए। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशंस मैच नहीं होती तो फिर आप हमारी जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो हम इफ़ एल्स में एल्स यूज़ कर रहे थे कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो एल्स में जो है वो आप एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ देयर इज नो मैच, तो मतलब वो एल्स, अगर कोई भी मैच नहीं होता तो फिर डिफ़ॉल्ट में जो है वो आप एको कर दो। तो डिफ़ॉल्ट में क्या है लिखा हमने, योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन, तो क्योंकि वैल्यू रेड है और यहाँ पे हम चेक करें रेड, तो वो फेवरेट कलर इज रेड, इसने एको कर दिया। अच्छा मैं ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, योर फेवरेट कलर इज रेड, योर फेवरेट कलर इज ब्लू, योर फेवरेट कलर इज ग्रीन, योर फेवरेट कलर इज नीदर, उसे सारा ही जो है वो प्रिंट कर दिया जो भी लिखा हुआ, ठीक है। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, सब भी कर दिया। तो ब्रेक इसलिए यहाँ पे ज़रूरी होता है कि अगर एक कंडीशन हमारी मैच हो गई तो फिर बस वो जो है एग्जिट कर जाए स्विच ब्लॉक से, फिर आगे हमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक का ये हम जो है मकसद होता है कि जहाँ पे भी ब्रेक यूज़ हुआ तो वहाँ पे जो ब्लॉक जो भी था वो वहाँ से वो बाहर आ जाएगा हमारा कोड, ठीक है, और आगे जो भी होगा वो उसको रन नहीं करेगा, उसको रीड नहीं करेगा। द ब्रेक कीवर्ड ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, तो यहाँ पे क्योंकि स्विच ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ हमने, तो उसको, तो यहाँ पे जब वो ब्रेक रीड करेगा तो उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अंदर है ना, तो उसने ब्रेक यहाँ पे रीड किया तो ये बाहर आ गया स्विच से, मतलब यहाँ ये स्विच यहाँ से शुरू हुआ तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे फिर जो होगा वो हमारा फिर एग्जीक्यूट होगा। जब व्हेन पीएचपी, ये यहाँ पे हम मजीद रीड कर लेते हैं, व्हेन पीएचपी रीचेस अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड नो मोर केसेस आर टेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे रेड था तो सिर्फ रेड ही इसने यही एको किया, और यहाँ पे इसने ब्रेक रीड किया तो उससे बाहर आ गया, ठीक है। नीचे इसने कुछ भी रीड नहीं किया और ये पूरा जो स्विच ब्लॉक इसने इग्नोर कर दिया और नेक्स्ट लाइन पे फिर आ गया। द लास्ट ब्लॉक डज नॉट नीड अ ब्रेक, द ब्लॉक ब्रेक्स एंड स्टेयर एनीवे, मतलब ये डिफॉल्ट है ना, ये तो लास्ट है ना, यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रेक नहीं भी लगाया तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो क्या उसको रीड करेगा, क्या एग्जीक्यूट करेगा, तो ये ऑप्शनल होता है, इसमें हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, वार्निंग, if you omit a break keyword in a case that is not the last and that case gets a match, the next case will also be executed even if the evaluation does not match the case, जो अभी हमारे जो है इस सिचुएशन में हुआ था, को मैंने कि हमने ब्रेक यहाँ पे रिमूव कर दिए थे, तो क्या हुआ, ये मैच हो गई थी कंडीशन, एको कर दिया, लेकिन इसने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया था, ये देखें सभी उसने एको कर दिया। तो वही ये उसने बोला कि अगर इफ़ यू ओमिट अ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ केस दैट इज नॉट द लास्ट, लास्ट मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट में तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले में आपने इग्नोर कर दिया ब्रेक को और मैच हो गया, द केस गेट्स अ मैच, तो यहाँ पे मैच हो गया, द नेक्स्ट केस विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द इवेल्युएशन डज नॉट मैच द केस, तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था। तो ब्रेक जो है ये आपको याद रखना, अगर आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो ब्रेक लगाना ना भूलिएगा, ठीक है, वरना गाड़ी जो है आगे चली जाएगी। व्हाट हैपेंस इफ वी रिमूव द ब्रेक स्टेटमेंट फ्रॉम केस रेड, ये अभी हम कर चुके हैं। फेवरेट कलर इज रेड सो द कोड ब्लॉक फ्रॉम केस रेड इज एग्जीक्यूटेड, बट सिंस इट हैज नो ब्रेक स्टेटमेंट, a कोड ब्लॉक फ्रॉम केस ब्लू विल ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड, और फिर वो आगे भी और अगर यहाँ पे ब्रेक लेट्स से ये ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, ये ब्रेक मैंने हटा दिया, अब क्या होता है, ठीक है, योर फेवरेट कलर इज रेड, ये तो एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक स्टेट में नहीं था, तो ब्लू भी एग्जीक्यूट हो गया, योर फेवरेट कलर इज ब्लू, लेकिन यहाँ पे ब्रेक है ना, यहाँ पे उसने ब्रेक देखा तो फिर वो ब्रेक हो गया, फिर आगे वाले उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए। the default keyword specifies the code to run if there is no catch
केस मैच। तो वो अभी हमने देखा कि अगर कोई भी केस मैच नहीं होता, कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, तो इफ एल्स में हम एल्स यूज़ कर रहे थे, स्विच में हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। ये भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। डी इज इक्वल टू 4 है, स्विच डी केस 6। अगर डी की वैल्यू 6 है तो टुडे सैटरडे, अगर केस 0 है, डी की वैल्यू 0 है तो टुडे संडे। लेकिन ना 6 है ना 0 है, तो फिर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ये डिफ़ॉल्ट हमारी जो है वो मतलब डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट ये हो गया हमारा, ये एको हो जाएगा डिफ़ॉल्ट में, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, क्योंकि ना ये कंडीशन मैच हुई ना ये कंडीशन मैच हुई। द डिफ़ॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी द लास्ट केस इन अ स्विच ब्लॉक। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पुटिंग द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एल्सवेयर देन एट द एंड ऑफ द स्विच ब्लॉक इज अलाउड बट नॉट रिकमेंडेड। ऑब्वियसली वो फिर रीडेबिलिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी ना, कि पहले हम एल्स लगा रहे हैं फिर इफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन रेकमेंड नहीं है डिफ़ॉल्ट एंड में ही हो। जो कंडीशन कोई भी जब मैच नहीं हो रही हो, जो डिफ़ॉल्ट जो प्रिंट होना हो या एक्सिक्यूट होना हो, वो एंड में होना चाहिए। लेकिन हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लेकिन शुरू में अगर लिखते हैं तो फिर हमें ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट है वो फर्स्ट केस है। तो अगर मैच तो उसमें अगर हमने ब्रेक यूज़ किया, ठीक है, उसमें हमने अगर ब्रेक यूज़ किया तो वो फिर मेरे ख्याल में आगे पर कुछ चलेगा ही नहीं ना। अगर ऊपर हमने ब्रेक यूज़ कर लिया तो फिर ये कुछ चलेगा ही नहीं, नीचे चीज़ें। लेकिन अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो फिर क्या होता, ये इंटरेस्टिंग है। तो वही चीज़ हो गई कि उसने नीचे सारे मतलब टुडे सैटरडे भी एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे ब्रेक आ गई तो उसने फिर नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं किया। अब ये यहाँ पे केस 6 है, राइट। यहाँ पे मैं केस 4 कर देता हूँ उससे, ठीक है। ये केस 6 है, इसने कहा कि एको द टुडे सैटरडे। अब इसे मैच तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 6 आ रही है, तो ये वैसे एको तो नहीं होना चाहिए। तो अब ये एको, अच्छा ये देखें, अब ये एको ये नहीं हुआ, ठीक है, अब ये एको नहीं हुआ और केस 4 हमारा एको हो गया। अच्छा, तो अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट ठीक है, हम ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए नीचे लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है, डी इजिकल टू 4 है, ठीक है। तो इसको इस तरह पड़ेगा कि भाई केस अगर 4 है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 है, तो उसने एको कर दिया टुडे संडे। अब क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है तो हमें ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेक नहीं डाली। अगर लेट्स से केस 4 नहीं होता, ये मैं इसको 5 कर देता हूँ, तो अब क्या होता है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, क्योंकि 6 और 4 चेक हो रहा है, 5 नहीं है, 5 नहीं तो डिफ़ॉल्ट जो एको होगा, ये डिफ़ॉल्ट एको हो गया। लेकिन क्योंकि हमने ब्रेक नहीं डाला तो ये नीचे टुडे सैटरडे भी एको हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक डालता हूँ, तो अब से लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड एको हो गया, और ब्रेक यहाँ पे डाले तो स्विच से ये बाहर आ गया। और अब अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो क्या होता है, तो वही टुडे संडे, क्योंकि 4 यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट था तो हमने ब्रेक की इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट हम फिर भी एंड में ही लिखें तो वो ज़्यादा वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। एल्स नीचे ही आना चाहिए, ठीक है। जो हमारी लास्ट कंडीशन है जो मैच नहीं हो रही, जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन है वो नीचे लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट प्रैक्टिस है, रीडेबिलिटी के लिए भी बेहतर है। कॉमन कोड ब्लॉक्स, मोर देन वन केस फॉर ईच कोड ब्लॉक। अच्छा, ये देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, डी की वैल्यू 3 है, स्विच ये डी जो एक्सप्रेशन है ये हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, केस 1 के आगे हमने कुछ नहीं लिखा, केस 2 के आगे भी हमने कुछ नहीं लिखा, केस 3 के आगे भी कुछ नहीं लिखा, केस 4 के आगे भी कुछ नहीं लिखा, केस 5 के आगे लिखा हमने। तो यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो आप ये एको कर दो, ठीक है।
हम इसको सेपरेट भी लिख सकते थे, ठीक है, इस तरह भी कर सकते थे, इस तरह लिख लेते। लेकिन क्योंकि एक ही चीज़ हमें लिखनी है तो हमने क्या किया, हम जो भी कंडीशंस जिसमें सेम ही आउटपुट देना है तो वो कंडीशंस के आगे हमने नहीं लिखा, तो बस वो हमने कंडीशन लिख दी कि केस 1 है या केस 2 है या केस 3 है या केस 4 है या केस 5 है, तो आप एको कर दो और उसको ब्रेक कर दो। फिर यहाँ पे हमने एक और केस आ रहा है कि अगर केस 6 है या केस 0 है तो ये एको कर दो और फिर ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर 0 से लेकर 6 नहीं है, ठीक है, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना 5 है ना 6 है ना 0 है, तो जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है वो आप एको कर दो। तो अभी क्या आ रहा है, द वीक फील सो लॉन्ग, क्योंकि d इज इक्वल टू 3 है। इसको मैं 4 करता हूँ तो क्या होता है, फिर भी यही आएगा, द वीक फील सो लॉन्ग, क्योंकि 1 2 3 4 5 इन सबका जो आउटपुट है वो ये होना है, ठीक है। तो मैं इसको 5 भी करता हूँ तो फिर भी द वीक फील सो लॉन्ग हो गया। अगर मैं इसको 1 भी करता हूँ द वीक फील सो लॉन्ग, फिर भी आ गया। अगर मैं 6 करता हूँ तो फिर क्या होता है, वीकेंड्स आर द बेस्ट, तो 6 और 0 का जो आउटपुट होना है वो ये आना है, वीकेंड्स आर द बेस्ट, तो वो आ गया। अगर मैं इसको 0 करता हूँ फिर भी आता है वीकेंड्स आर द बेस्ट। अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ तो फिर डिफ़ॉल्ट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ये डिफ़ॉल्ट में के अंदर जो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक के अंदर जो एको था वो एग्जीक्यूट हो गया। और क्योंकि एंड में था ये तो हमने ब्रेक लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। शुरू में कुछ लिखते हैं केसेस तो उसमें ब्रेक लगाना पड़ता है हमें, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो फिर गाड़ी हुई आगे दीवार पे लग जाएगी जाकर। तो ये हमारा हो गया स्विच। एक्सरसाइज करते हैं स्विच की थोड़ी सी। क्रिएट अ स्विच स्टेटमेंट दैट विल आउटपुट हेलो इफ कलर इज रेड एंड वेलकम इफ कलर इज ग्रीन। तो यहाँ पे तो मैं स्विच का कीवर्ड लिखता हूँ केस रेड, अगर केस रेड है तो हेलो एको कर दो, अगर केस ग्रीन है तो वेलकम एको कर दो। आई ओके सही है, सही। नेक्स्ट क्या है जी, एड अ सेक्शन दैट विल आउटपुट नीदर इफ कलर इज नाइदर रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सही है, हाँ ठीक है जी। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम आएंगे लूप्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लूप्स फंक्शन लूप्स फंक्शन एरर्स ये हम यूज़ कर ही रहे होते हैं हरी सभी प्रोग्राम्स में जो भी हम बना रहे होते हैं तकरीबन। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शन, एरेस, ये अब जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ से इफ एल्स से, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मेरे साथ में 3 से 4 से 5 हफ्ते और हमें लगेंगे ये सारे रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करने के लिए, और फिर हमारे जो बेसिक्स होंगी PHP की वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने शायद बताया भी था, फिर हम PHP अपने PC पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अभी तो हम W3 स्कूल्स पे काम कर रहे हैं ना, फिर PHP अपने PC पे इंस्टॉल करेंगे और फिर ये वाली चीज़ करेंगे फॉर्म हैंडलिंग, कि अगर फॉर्म है कोई इसको सबमिट करता है तो पीछे PHP जो है उसको किस तरह वैल्यूज़ लेता है, उस पर किस तरह जो है एग्जीक्यूशन होती है, आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो फिर हम ये चीज़ें हम अपने PC पे करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें PHP इंस्टॉल करके अपने PC पे करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे, फिर हम डेटाबेसेस पे आ जाएंगे, ठीक है, कि डेटाबेसेस किस तरह यूज़ करनी है, किस तरह डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीशन, ये सारी चीज़ें करनी है। तो आपका अच्छा खासा फिर कवर हो जाएगा कि PHP। उसके बाद हम जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी हम फिर करते रहेंगे, ठीक है, वो भी हम करते रहेंगे, लेकिन ये हमारी बेसिक्स हमारा पहला टारगेट है। फिर PHP इंस्टॉल करेंगे, फिर ये फॉर्म हैंडलिंग पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्म्स तो हर जगह है ना, ये भी तो फॉर्म है, ये देख रहे हैं, ये भी इनपुट फील्ड्स हैं, ये भी फॉर्म है,
ये हमने सबमिट किया तो फॉर्म पीछे जो भी एग्जीक्यूशन हुई उसने आउटपुट दिया, ठीक है। तो फॉर्म हैंडलिंग तो हर जगह ही होती है। तो फॉर्म हैंडलिंग हम देखेंगे, उसके बाद हम डेटाबेसेस देखेंगे कि भाई हम फॉर्म सबमिट करते हैं और डेटाबेस में किस तरह वैल्यूज़ जानी चाहिए, किस तरह वैल्यूज़ फैच होनी चाहिए, पेज पे किस तरह शो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आपकी PHP उससे तकरीबन अच्छी खासी कवर हो जाएगी और बाकी फिर चीज़ें आप आराम से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते रहेंगे, ठीक है। दूसरे टॉपिक भी हम आहिस्ता आहिस्ता फिर देखते रहेंगे, लेकिन हमारा पहला टारगेट बेसिक्स कवर करना है, PHP फॉर्म्स पे आना है और फिर हमारा डेटाबेसेस पे आना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और फिर नेक्स्ट लेसन्स में हम जो है लूप्स करेंगे। इसके भी लूप्स भी काफ़ी हैं वैसे, वाई लूप है, डू वाई लूप है, फोर लूप है, फोर ईच लूप है। तो आगे इसमें भी शायद 2 हफ्ते हमें शायद लगे करने में। तो नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें मज़ीद लगेंगे बेसिक्स कवर करने में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।